नमस्कार, मैं हूं मोहन अहिरवार और आज हम बात करने वाले हैं असफलता ही सफलता की सीढ़ी की। दोस्तों, श्रीनिवास आर कंडोला की पुस्तक असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। पुस्तक के पार्ट 4 की हम बात करने वाले हैं। इस पुस्तक के पार्ट 3 हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं उन 7 कारणों की, जिसमें से 6 कारण हमने अपलोड कर दिए हैं और 7वां कारण है अत्यधिक आत्म प्रेम। दोस्तों, प्रेम होने पर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, भीतर से भी और बाहर से भी। बहरहाल आत्म प्रेम जब हद से बढ़ जाए तो हम भीतर से तो बहुत बढ़िया महसूस करते हैं, परंतु बाहर से दयनीय नज़र आते हैं। अत्यधिक आत्म प्रेम व्यक्ति को भीतर और बाहर दोनों तरह से पागल बना सकता है। अत्यधिक आत्म प्रेम बाहर और भीतर दोनों तरफ से व्यक्ति को अत्यधिक पागल बना सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। नताशा एक सुंदर, अमीर और अविवाहित युवती है। उसके पिता एक उद्योगपति है। नताशा खुद को बहुत खास मानती है और हर चीज़ अपनी शर्तों पर चाहती है। अब तक उसे कोई समझौता या त्याग नहीं करना पड़ा है। वह छोटी सी तकलीफ भी सहन नहीं कर सकती। इस तरह के नज़रिए के बावजूद वह जीवन में इसलिए तरक्की कर पाई क्योंकि उसका परिवार अमीर था और दूसरे लोग उसके लिए त्याग करते रहे। उसे कभी किसी से खास लगाव नहीं रहा, अपने छोटे भाई बहनों से भी नहीं। लोग नताशा के प्रति आकर्षित होते हैं। अपनी सुंदरता व दौलत की वजह से वह लोगों का ध्यान तथा आदर तत्काल प्राप्त कर लेती है। बहरहाल उसके उदासीन व्यवहार की वजह से यह आदर और प्रेम थोड़ी ही देर में काफूर हो जाता है। वह खुद में इतनी खोई रहती है कि उसके पास दूसरों की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं होती है। नताशा के पिता जानते हैं कि उनकी बेटी का नज़रिया दोषपूर्ण है। उन्हें यह देखकर दुख होता है कि हालांकि वे उस पर बिना शर्त का प्रेम लुटाते हैं, परंतु इसके बावजूद वह उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करती है। बहरहाल वे सोचते हैं कि वह अब भी बच्ची है और यह आशा करते हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाने पर वह सुधर जाएगी तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब नताशा के पिता ने उसे सुझाव दिया कि उसे शादी कर लेना चाहिए, तो उसने कई बार इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह किसी दूसरे से प्रेम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसे यह गवारा नहीं था कि वह अपने सिवाय किसी दूसरे से प्रेम करे या उसकी परवाह करे। बहरहाल एक दिन वह एक वस्त्र निर्माता अश्विनी टिक्को से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद वे हनीमून के लिए दक्षिण भारत की सैर पर गए। पहले ही दिन अश्विनी को नताशा का व्यवहार असामान्य लगा, क्योंकि वह खुद के बारे में ही बोलती रही। वह अपने शौकों, पसंदों, इच्छाओं, सपनों और नापसंदगियों के बारे में बातें करती रही। अश्विनी ने यह भी समझ लिया कि वह उसे अपने हर काम में सहयोग देने की आशा करती है, चाहे उस बारे में उसकी भावनाएं कुछ भी हो। अश्विनी को सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा जब नताशा ने उसका सामान अपने बैग में रखने से इनकार कर दिया। अगर वाइफ हस्बैंड को ही बोलेगी कि ये सामान मेरे बैग में आप मत रखिए, तो पति को तो धक्का लगेगा ही, उसकी भावनाओं को भी धक्का लगेगा। अश्विनी को सबसे ज़्यादा धक्का तब लगा जब उसकी पत्नी ने बोल दिया कि नहीं, ये सामान मेरी बैग में आप ना रखिए। हालांकि उसके बैग में पर्याप्त जगह थी। त्रिवेंद्रम पहुंचने के दूसरे दिन नताशा ने शॉपिंग करने का फैसला किया। टिक्को के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने लगभग पूरे दिन खरीदारी की।
रोचक बात यह थी कि नताशा ने सिर्फ अपने लिए ही सामान खरीदा। निराश टिक्को ने उसे याद दिलाया कि उसने अपने पति या दूसरे रिश्तेदारों के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं था। इसके जवाब में नताशा ने कहा कि उसने कभी किसी दूसरे के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी। टिक्को ने वर्तमान स्थिति से समझौता कर लिया और यह आशा की कि कुछ दिनों बाद नताशा ठीक हो जाएगी। दिन ही नहीं, महीने गुजर गए, परंतु नताशा के आत्म केंद्रित व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह घर और बाहर दोनों जगह अब भी यही आशा करती थी कि पूरी दुनिया उसी के चारों तरफ घूमती रहे। अपनी योजना में जरा सी भी अड़चन आने पर वह विचलित हो जाती थी और टिक्को की जिंदगी को नर्क बना देती थी। उनके विवाह को 14 महीने हो चुके थे, परंतु नताशा अपने पति के घर 1 महीने से भी कम रही थी। किसी बहाने से वह अपने माता पिता के घर रहने चली जाती थी। मायके में लंबे समय तक रुकने का एक कारण उसकी गर्भावस्था भी था। नताशा 7 महीने तक मायके में रहने के बाद 3 महीने के बच्चे के साथ टिक्को के घर वापस आई। बच्चा पैदा होने के बाद भी नताशा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने बच्चे को अपना दूध पिलाने तक से इनकार कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि माँ बनने के बाद में हर औरत का जो सुंदरपन है, जो सुंदरता है, वो निखर जाती है और हर औरत चाहती है कि वो माँ बने। जब बच्चा पैदा होने के बाद भी वो औरत सोचती है कि मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसे पहले थी, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि माँ बनने का जो सपना होता है वो एक अलग ही होता है। और उसके बाद भी अगर वो लेडीज़ या महिला नहीं सुधरती है तो ये बहुत शर्मनाक है और शर्म वाली बात है। बच्चा पैदा होने के बाद भी नताशा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने बच्चे को अपना दूध पिलाने तक से इनकार कर दिया। उसके आत्म केंद्रित व्यवहार से कुंठित होकर टिक्को और बच्चे ने नताशा से नाता तोड़ दिया। आज नताशा एकाकी जीवन जी रही है। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार सोचते हैं कि वह पागल हो चुकी है। चाहे नताशा की हद तक ना हो, परंतु हम सब अत्यधिक आत्म प्रेम में डूबे रहते हैं। आत्म प्रेम तब तक सामान्य है जब तक इससे किसी को चोट ना पहुँचे। जब हम आत्म प्रेम को तार्किक हद से आगे तक ले जाते हैं, तब इसके परिणाम स्वरूप यह स्वार्थ और आत्म केंद्रितता उत्पन्न होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों की कीमत पर खुद को प्रेम करने की कोशिश करते हैं, परंतु नताशा की तरह ऐसा लगातार नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबके पिता उतने दौलतमंद नहीं हैं। अत्यधिक आत्म प्रेम जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। सर्व प्रचलित नकारात्मक आत्म प्रेम के बारे में मैं एक सामान्य अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं किसी व्यस्त सड़क को पैदल पार करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पैदल चलने वालों को पहले निकलने देना चाहिए। बहरहाल जब मैं कार में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ियों से जाने वाले लोगों को पहले जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि कार में यात्रा करने वाले लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनका समय भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धारणा में इस तरह की भिन्नता इसलिए पैदा होती है क्योंकि स्थिति चाहे कोई भी हो, खुद की सुविधा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। हम स्थिति से तालमेल तो बैठाते हैं, परंतु हम ऐसा खुद की शांति और लाभ के लिए करते हैं, दूसरे को आराम पहुंचाने के लिए नहीं करते। चाहे वह हमारा जीवन साथी हो, माता पिता हो या बच्चे हो। हम किसी से तभी प्रेम करते हैं जब वह प्रेम हमारे आत्म प्रेम में योगदान देता हो, अन्यथा हम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम आत्म प्रेम की गलत दिशा में चले जाते हैं, जिसे हम अत्यधिक आत्म प्रेम कहते हैं।
भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कभी दूसरों को चोट पहुंचाने की कीमत पर खुद को प्रेम नहीं करता। वह खुद को प्रेम करने में जितना सक्षम होता है, उतना ही वह दूसरों को प्रेम करने में भी सक्षम होता है। मैं यह मानता हूँ कि अंततः हर व्यक्ति खुद के लिए जीता है, परंतु यह तार्किक के दायरे में रहना चाहिए। यह तार्किक सीमाओं से पार नहीं जाना चाहिए और मनोविकार नहीं बनना चाहिए। चाहे आप किसी भी पहलू से देख लें, मूल्यांकन के किसी भी स्तर पर आपका सिरदर्द किसी दूसरे व्यक्ति के दिल के दौरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से हम में से ज़्यादातर लोग मानवता के महासागर में अकेले जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम आत्म प्रेम के रोग का उपचार करने में असफल रहते हैं। विसंगति यह है कि खुद को प्रेम करने की प्रक्रिया में हम खुद को इतना नुकसान पहुंचा लेते हैं कि जिंदगी एक असफलता बनकर रह जाती है। मैं यह मानता हूं कि अंततः हर व्यक्ति खुद के लिए जीता है। अंततः हर व्यक्ति खुद के लिए जीता है। खुद के लिए उसको जीना चाहिए, ये बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो खुद के लिए जीना इतना आगे हो जाता है, जैसा कि टिक्को और उस लड़की की जो प्रेम कहानी थी, जैसा कि उस लड़की ने किया, इसने खुद के बारे में कि अपने बच्चे तक को दूध पिलाने से इनकार कर देना, ये बहुत भावनात्मक रूप से बहुत ही बुरी बात है। और हर महिला को इतना, क्योंकि जो सुंदर होती है, जो दिखने में अच्छी होती है, उनको ऐसा लगता है, ये उनका जो व्यवहार होता है वो दूसरों के प्रति ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ नहीं होता, उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वही होता है। मैं हूँ दुनिया में, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुंदरता चेहरे से नहीं दिखाई देती, सुंदरता तो अंदर से दिखाई देती है। जो कि दिखाई नहीं देती वो सिर्फ समझ में आती है। चेहरे से सुंदर होना ये बड़ी बात नहीं है। सुंदरता दिखाई तब होती है कि वो अंदर से व्यक्ति कैसा है। आत्म उदासीनता ये 8वां कारण है। अपने प्रति उदासीनता एक और आम कारण है, जो योग्य से योग्य व्यक्ति को भी असफल करवा सकता है। खुद के प्रति उदासीनता का मतलब बाहरी शारीरिक आराम या संतुष्टि के प्रति उदासीनता नहीं है। इसका मतलब तो अपने अंदरूनी स्वरूप या व्यक्तित्व के प्रति उदासीनता है। उदाहरण के तौर पर हम शायद ही कभी आत्मविश्लेषण करने का समय निकालते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत शक्तियों के बारे में कभी सवाल नहीं पूछते हैं। हम यह विचार नहीं करते हैं कि उन शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाए। हम अपनी कमजोरियों के बारे में भी कभी विचार नहीं करते, और यह भी कि हमें उन्हें कैसे दूर करना चाहिए। ना ही हम अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक योजनाओं, जीवन मूल्यों, मानदंडों या व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। जैसा मैंने कहा, हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन को अधिक आरामदेह बनाने की खातिर बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु हमारे अंदरूनी स्वरूप और आंतरिक इच्छाओं का क्या होता है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारा बाहरी व्यवहार और नज़रिया हमारे अंदरूनी स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है, और जब तक हम इस अंदरूनी स्वरूप को नहीं समझेंगे और इसका प्रबंधन नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन का सफलतापूर्वक प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चूँकि हम आम तौर पर इस आंतरिक स्वरूप के प्रति उदासीन होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर बार असफल होते हैं। मैं आपको इस बारे में अपने विचार बताना चाहूँगा कि आज की दुनिया में एक औसत व्यक्ति अपना दिन कैसे बिताता है।
अधिकांश गृहिणियां परिवार के लिए चाय बनाकर अपना दिन शुरू करती हैं। इसके बाद वे अपने पति और बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। जैसे ही पति और बच्चे घर से जाते हैं, वे घरेलू कामकाज में व्यस्त हो जाती है, टीवी देखती है या पड़ोसनों के साथ गपशप करती है। क्योंकि जब घर में रहती है महिला, पति और बच्चे जब बाहर चले जाते हैं, तो उसका जो काम होता है, उनका जो काम होता है, वो करने के बाद में बेसिकली 11 से 12 बजे के बाद में महिला फ्री हो जाती है। तो या तो पड़ोसनों के साथ बैठती है या गपशप करती है, या तो टीवी के सामने बैठ जाती है। उनका रविवार खरीदारी और पार्टियों में गुजरता है, या वे फिल्में देखती है और मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। इन्हें न करने से भौतिक स्वरूप को बहुत असुविधा हो सकती है, परंतु आंतरिक स्वरूप की क्या स्थिति होती है? रोचक बात यह है कि देश भर की गृहिणियां महसूस करती है कि उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का अवसर नहीं मिल रहा है। जब भी वे कामकाजी महिलाओं को देखती है, तो वे खुद को अधूरा महसूस करने लगती है। वे महसूस करती हैं कि उनमें भी घरेलू कामकाज से आगे जाकर काम करने की क्षमता है। बहरहाल वे इस भावना के बारे में कुछ नहीं करती, क्योंकि वे इसे अपने व्यक्तित्व की गहराई में उतरने की अनुमति नहीं देती। वे सोचने के आलस्य की सामाजिक बीमारी का शिकार हो जाती है। दरअसल अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने और अधूरेपन की भावना को दूर करने के लिए समग्र आत्म अवलोकन की आवश्यकता होती है, परंतु वे इस तरह का आत्म अवलोकन नहीं करती है। उनसे अगर इसका कारण पूछा जाए, तो शायद हमें यह सुनने को मिलेगा कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, या उन्हें आत्म अवलोकन का कोई फायदा नहीं दिखता। वे टीवी देखने में जितना समय लगाती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर वे अपने आंतरिक स्वरूप को खोजने में लगाएं, तो वे अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। ये सत्य है, क्योंकि गृहिणी जब घर में रहती है और उनका 24 में से दोस्तों 24 में से ज़्यादा नहीं तो 9 से 10 घंटा या तो टीवी के सामने बीतेगा, या तो फिर गपशप करने में या पड़ोसनों के साथ बैठने में, और होता कुछ नहीं है। अपनी बात तो दूसरों से सुनाएगी, अपने घर की बात तो दूसरों से कहेगी, और वो जो पड़ोसन होगी वो उसके घर की बात इनको बता देगी। तो या तो उनके घर में झगड़ा हो जाएगा, अगर कोई पड़ोसन अच्छी है तो अच्छी बात बताएगी, नहीं तो झगड़ा ही होगा। इनकी बात तो उनके घर में चली जाएगी और उनके घर की बात इनके घर में चली जाएगी। होता कुछ भी नहीं है, यही होता है। क्योंकि कई गृहिणियां बहुत प्रतिभाशाली होती है, परंतु वे घरेलू कामकाज के चक्करों में उलझकर रह जाती है। इसका कारण यह है कि वे अपने प्रति उदासीन होती है, खासकर अपने अंदर छुपी योग्यताओं के प्रति। आत्म उदासीनता के बारे में जागरूक होने के बजाय वे यह सोचना पसंद करती है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया है। अधिकांश पुरुषों और कामकाजी महिलाओं के साथ भी यही स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे घर पर तनख्वाह लेकर आते हैं। पुरुष अपना समय पार्टीबाजी करने, शराब पीने, सिगरेट पीने, राजनीति करने, दिवा स्वप्न देखने और शारीरिक सुख सुविधाएं सुनिश्चित करने में बिताते हैं। मैं ऐसे कई सक्षम व्यावसायिक लोगों को जानता हूं, जो अगर आत्म अवलोकन में समय लगाते तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। इसके बजाय वे इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे उनके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। उनमें से कुछ तो अपने भीतर झांकने से डरते हैं। अगर उन्होंने इस डर से मुक्ति पाली होती और अपने आंतरिक स्वरूप की बात सुनी होती, तो वे उत्कृष्ट इंसान बन सकते थे। अपने आंतरिक स्वरूप के प्रति उदासीन रहकर कई बार लोग बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं। उनकी नौकरियां छूट जाती हैं, उनके घर बिखर जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, उनकी छवि धूमिल हो जाती है।
उन पर आश्रित लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती है और अंततः वे खुद को असफल कर लेते हैं। इसके अलावा आत्म उदासीनता की वजह से लोग अपने वास्तविक लक्ष्यों के प्रति अंधे भी बन सकते हैं, चाहे वे लक्ष्य वर्तमान हो या भावी हो। कुछ लोगों के बारे में यह भी सच है कि वे अपने आंतरिक स्वरूप के मार्गदर्शन के अनुरूप चलने से इनकार कर देते हैं। वे यह बात जानते हैं कि भावी खतरे से बचने के लिए उन्हें अपने व्यवहार में तत्काल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परंतु अपने आंतरिक स्वरूप के प्रति उदासीन होने के कारण वे टाल मटोल करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी ज़्यादातर समस्याएं और उनके कारण जीवन में मिलने वाली असफलताएं आत्म उदासीनता के कारण उत्पन्न होती हैं। हमने असफलता के जिन कारणों पर विचार किया है, उनमें से कई आत्म उदासीनता के इस रोग की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। जो लोग अपने आंतरिक स्वरूप के प्रति उदासीन होते हैं, वे बिना पहचान बनाए अपना जीवन गुजार देते हैं। जो लोग अपने आंतरिक स्वरूप के प्रति उदासीन होते हैं, उन्हें पहचानना आसान भी होता है। जो लोग अपने आंतरिक स्वरूप के प्रति उदासीन होते हैं, उन्हें पहचानना भी आसान होता है और मुश्किल भी। उदाहरण के लिए, जो लोग शराबखोरी और नशे के आदी होते हैं, वे स्वयं के प्रति उदासीन हैं। उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। परंतु जो लोग मशीनों की तरह जीवन बिताते हैं और खुद के प्रति संवेदनशील नहीं होते, वे भी उदासीन हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि वे खुद के प्रति उदासीन हों। ऐसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील, अभिनेता, अफसर आदि हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के सामने उनकी उदासीनता को बताना और उसे साबित करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे असफल हैं और समाज उनका सम्मान करता है। हकीकत यह है कि अगर वे खुद के प्रति उदासीन नहीं होते, तो वे अपने व्यवसाय में अधिक सफल हो सकते थे, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक अच्छे इंसान हो सकते थे। आत्म उदासीनता के पैमाने पर जिन लोगों का स्कोर अधिक होता है, वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में निश्चित रूप से असफल होते हैं। आत्म उदासीनता के पैमाने पर जिन लोगों का स्कोर अधिक होता है, वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में निश्चित रूप से असफल होते हैं। दरअसल जिन लोगों से हम अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं, उनमें से अधिकांश लोग, जिनमें हम भी शामिल हैं, आत्म उदासीनता के कारण असफलता के उम्मीदवार बन सकते हैं। दोस्तों, इसको दोबारा सुनिए। दरअसल जिन लोगों से हम अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं, उनमें से अधिकांश लोग, जिनमें हम भी शामिल हैं, आत्म उदासीनता के कारण असफलता के उम्मीदवार बन सकते हैं। ये नवा कारण है आत्मदमन। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मदमन, प्रसन्न लक्ष्मी का विवाह इन्होंने पहले ही उदाहरण से शुरू कर दिया है, ताकि आत्मदमन हमें समझ में जल्दी आ जाए। प्रसन्न लक्ष्मी का विवाह 19 वर्ष की आयु में हो गया था। उस समय वह शादी करने के बजाय आगे पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखती थी। सच तो यह है कि उसे उसका पति जनार्दन शर्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो उम्र में उससे 11 साल बड़ा था। यानी वो 19 साल की थी तो वो 30 साल का था, यानी कि 11 साल बड़ा था। शर्मा सरकारी सेवाओं में अराजपत्रित अधिकारी था। अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार किए बिना लक्ष्मी ने गृहस्थी संभाली और जल्दी ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। परंतु 6 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी उसे पारिवारिक जीवन की कोई खुशी महसूस
नहीं हुई। अपनी उम्र की किसी अन्य लड़की की तरह लक्ष्मी भी प्रेम और रोमांस के बारे में सपने देखती थी। संकोची होने की वजह से वह अपनी इच्छाओं को अपने पति के सामने कभी जाहिर नहीं होने देती थी। यह कुछ हद तक शर्मा की भी गलती थी। उसने कभी अपनी पत्नी को सचमुच समझने की परवाह या कोशिश ही नहीं की। जब लक्ष्मी 26 साल की थी तो शर्मा को लकवा मार गया और वह कई महीने तक बिस्तर पर रहा। लंबे इलाज के बाद उसकी हालत इतनी ठीक हो गई कि वह बैठकर लोगों से बातचीत कर सकता था, परंतु उसकी हालत अब भी खराब थी। इतनी कम उम्र में इस त्रासदी का सामना करते समय लक्ष्मी कुंठित महसूस करने लगी। शर्मा के ऑफिस के वरिष्ठ अफसरों ने शर्मा से कहा कि लंबी बीमारी के कारण उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने मानवीय आधार पर लक्ष्मी को ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी नौकरी करने लगी। कामकाजी महिला और गृहिणी की दोहरी भूमिका ने उसके जीवन को और भी मुश्किल बना दिया। उसकी नौकरी ने उसके सामने यौन उत्पीड़न की एक नई समस्या खड़ी कर दी। शुरू में तो वह यह बात नहीं समझ पाती थी, परंतु जब उसे यह समझ में आया तो वह दुविधा में पड़ गई। कुछ लोग तो ऐसे थे जो उसके सामने सीधे ही अपना प्रेम प्रस्ताव रख देते थे, परंतु लक्ष्मी खामोश रही और इस तरह के सभी प्रस्ताव को नज़रअंदाज करती रही। बहरहाल मन ही मन वह अपनी आवश्यकताओं के बारे में बात करने की प्रबल इच्छा महसूस कर रही थी। अपने विचारों से उसे अपराध बोध भी हो रहा था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह अपनी शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि चाहती थी। लक्ष्मी को अनिद्रा का रोग हो गया। उसे अपने सहयोगी रेड्डी से विशेष लगाव हो गया, परंतु उसने निर्ममता से अपनी भावनाओं का दमन किया। परिणाम स्वरूप वह बहुत दुखी और उदास हो गई। दोस्तों, उसके मन में जो कुछ भी था वो वह सिर्फ महसूस करती थी, बताया किसी को भी नहीं, और अंदर ही अंदर दुखी रहती थी, क्योंकि वो उदास सा महसूस करती थी, जिसकी वजह से वह अनिद्रा, क्योंकि नींद नहीं आती थी और किसी को बता भी नहीं सकती थी, तो दुखी और उदास हो गई। समय बीतने के साथ साथ लक्ष्मी की कुंठाएं बढ़ने लगी। वह हर समय चिड़चिड़ा रहती थी और लोगों पर बेवजह चिल्लाती थी। हर व्यक्ति जिसमें उसका पति भी शामिल था, उससे बात करने में हिचकता था। लक्ष्मी ने अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन दुखमय कर दिया। 30 साल की प्रसन्न लक्ष्मी 50 साल की दिखने लगी। उसकी कोई सहेली नहीं थी। वह ढंग से काम नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे वह अपने ऑफिस तथा घर दोनों पर बोझ बन गई। तसल्ली की बात सिर्फ यह थी कि वह घर पर तनख्वाह लेकर आती थी। उसके व्यवहार से परेशान होकर लक्ष्मी की बहन उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई, जिसने बताया कि उसे शिजोफ्रेनिया नामक मनोरोग हो चुका था। आंतरिक इच्छाओं के निर्मम दमन की वजह से उसे यह मनोरोग हुआ था। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं का दमन करते हैं, भले ही यह लक्ष्मी की हद तक ना हो, और यह हमारी बेचैनी है। बेचैनी चिढ़ तथा अधीरता का कारण है। संकोच, छद्म, सामाजिक मूल्य, वास्तविक भावनाओं के दमन के माध्यम से स्वीकृति पाने के लिए झूठी छवि बनाने की उत्सुकता, ये सब आत्मदमन के लिए जिम्मेदार है। किसी की झूठी तारीफ करना, जब हम ना कहना चाहते हो तब हाँ कहना, अपनी भावनाओं और खुशी का इजहार करने में झिझकना आत्मदमन के लक्षण है। क्योंकि हमारी इच्छा ना है, फिर भी अगर हमने हाँ कर दी है तो अंदर से बहुत दुखी होते हैं। काम भी करना पड़ता है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अंदर से फील होता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी
उसको करते हैं तो ये आत्मदमन होता है। अपनी आंतरिक इच्छाओं को मारना गलत बात है। अपनी भावनाओं और खुशी का इजहार करने में झिझकना आत्मदमन के लक्षण है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि खुद पर जरा भी नियंत्रण नहीं रखना चाहिए और अपनी कपोल कल्पनाओं व इच्छाओं को सबके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। यह निर्विवाद तथ्य है कि सार्वजनिक रूप से सबका व्यवहार सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी उचित और वास्तविक आवश्यकताओं का दमन करें। आत्मदमन को कई बार गलती से विनम्रता, सामाजिक परंपराओं तथा मानदंडों के प्रति सम्मान भी मान लिया जाता है। अधिकांश लोगों में इतना साहस नहीं होता कि वे अपने सामने भी अपनी आंतरिक भावनाओं को स्वीकार कर लें। वे आत्मदमन के शिकार बन जाते हैं। मूलतः यह उन्हीं की असफलता है, क्योंकि यह उनकी सहमति से होता है। याद रखें, जिस सीमा तक आप अपना दमन करते हैं वही आपकी असफलता की सीमा भी हो सकती है, क्योंकि जिस सीमा तक आप अपना दमन करते हैं वही आपकी असफलता की सीमा भी हो सकती है। आप कितना नियंत्रण करेंगे अपने आप पर। और लोगों के लिए आपकी इच्छा नहीं है कि ये काम मैं ना करूं, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हैं, तो ये नुकसान वाली बात है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि हम ना चाहते हुए भी वो काम करेंगे तो अंदर से महसूस होगा और वो काम भी अच्छा नहीं होगा। सिर्फ मन एक तरह से ऐसे मन से जाएंगे उस काम को करने के लिए कि क्या यार, इसको काम को करना चाहिए कि ना करना चाहिए, लेकिन फिर भी फील होगा कि नहीं यार चलो कर लेते हैं। तो अंदर से फील होता है कि नहीं करना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए वो काम किया जाता है। और ये जिस सीमा तक आप अपना दमन करते हैं वही आपकी असफलता की सीमा भी हो सकती है, क्योंकि उससे आपको वो सफलता नहीं मिलती है जो कि आपको मिलना चाहिए। और इससे आपको दुख भी होता है, क्योंकि व्यक्ति सफल होना चाहता है और वो चाहता है कि लोग भी उसकी तारीफ करें। लेकिन वो अगर ऐसे छोटे मन से काम करेगा, उसको बोल सकते हैं आत्मदमन, यानी कि छोटे मन से अगर वो काम करेगा तो उसको भी दुख होगा और काम करने में भी उसको मज़ा नहीं आएगा। स्वयं से कम अपेक्षा, ये 10वां कारण है। ये 10वां कारण हम जानते हैं कि आत्मविकास के संदर्भ में एक विचारधारा प्रचलित है। आत्मविकास के संदर्भ में एक विचारधारा प्रचलित है, जिसके अनुसार आप उतना ही हासिल करेंगे जितना हासिल करने में आप खुद को सक्षम मानते हैं। इस विचारधारा के मुताबिक आप जिसकी अपेक्षा कर सकते हैं आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। इस विचारधारा के सावधानीपूर्ण विश्लेषण के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप खुद से इतनी अपेक्षा ना करें। बहरहाल अगर आप आवश्यक प्रयास ना करें तो सिर्फ अपेक्षा करने भर से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, आप में उस क्षेत्र की मूलभूत क्षमता होना चाहिए। दूसरी, आपको खुद से यह अपेक्षा होना चाहिए कि आप अपने बहरहाल अगर आप आवश्यक प्रयास ना करें तो सिर्फ अपेक्षा करने भर से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, आप में उस क्षेत्र की मूलभूत क्षमता होना चाहिए। दूसरी, आपको खुद से यह अपेक्षा होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। सिर्फ क्षमता होने या सिर्फ अपेक्षाएं रखने से अधिक लाभकारी परिणाम नहीं मिलेंगे। दोनों ही शर्तें पूरी होना चाहिए।
कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब एक बार अपेक्षा उत्पन्न हो जाती है तो बाद में प्रयास और क्षमता भी आ ही जाते हैं, चाहे क्रम जो भी हो। मानवीय व्यवहार के बारे में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? अगर कोई खुद से बहुत कम अपेक्षा रखता है या बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखता है तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उसकी असफलता की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर इसको दोबारा सुनिए, अगर कोई खुद से बहुत कम अपेक्षा रखता है या बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखता है, खुद से अगर बहुत कम अपेक्षा रखता है या बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखता है तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उसकी असफलता की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वो अगर खुद से ही अपेक्षा नहीं रखेगा तो असफलता तो मिलना तय है उसको, क्योंकि उसकी संभावना बढ़ जाती है। ज्योति में अच्छी गायिका बनने की क्षमता है। कर्नाटक संगीत के अलावा उसे पारंपरिक हिंदुस्तानी रागों की भी अच्छी समझ थी। ज्योति को मतलब कर्नाटक संगीत के अलावा उसे पारंपरिक हिंदुस्तानी रागों की भी अच्छी समझ थी। साथ ही वह संगीत उद्योग के नवीनतम रुझानों से भी परिचित थी। बहरहाल उसकी कला सिर्फ उसकी सहेलियों और रिश्तेदारों के बीच ही प्रदर्शित होती रही। उसके माता पिता ने गायन में उसकी रुचि को देखते हुए उसे व्यावसायिक गायिका बनने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु ज्योति यह मानती थी कि वह कभी व्यावसायिक गायिका के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए उसने संगीत को करियर बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। बीकॉम करने के बाद वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में क्लर्क बन गई। लगभग 6 महीने बाद उसने उसी बैंक में काम करने वाले एक क्लर्क से शादी कर ली। शादी के बाद उसका संगीत का रियाज लगभग खत्म हो गया। घरेलू कामकाज और ऑफिस की व्यस्तता की वजह से उसके जीवन से संगीत पूरी तरह चला गया। अब वह मन ही मन पछताने लगी कि अगर उसने संगीत को अपना करियर बनाया होता तो वह बहुत तरक्की कर सकती थी। उसे बैंक में काम करना अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह मन मारकर यह नौकरी करती रही, क्योंकि उसे इतनी तनख्वाह वाली दूसरी नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी क्षमता का दोहन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसने खुद को एक औसत गायिका माना था। ज्योति की तरह ही हम कई बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों से मिलते हैं जो अपनी क्षमताओं का दोहन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि वे उस क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। असफलताओं से बचने के लिए प्रबल अपेक्षा आवश्यक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा दोस्त मोहम्मद असलम किस तरह पोस्टमैन बनकर रह गया। हालांकि वह बोर्ड की परीक्षा में वह अव्वल आया था। पढ़ने लिखने में मोहम्मद असलम सब लोगों से अव्वल था। असलम आर्थिक समस्याओं या पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण पोस्टमैन नहीं बना। वह एक प्रतिभाशाली छात्र था और मध्यम वर्गीय परिवार का था। उसके माता पिता उसकी उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकते थे। बहरहाल असलम ने पोस्टमैन की नौकरी के लिए आवेदन दिया जो उसे आसानी से मिल गई क्योंकि उसके अंक बहुत अच्छे थे। तार्किक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि इतने अच्छे विद्यार्थी ने पोस्टमैन बनने के लिए अपनी पढ़ाई क्यों अधूरी छोड़ दी, परंतु इसका भावनात्मक कारण समझना आसान था। उसे खुद से इतनी ही अपेक्षा थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इससे ज़्यादा भी मुझे मिल सकता है। उसने अपने आप से कभी सवाल ही नहीं किया कि इससे ज़्यादा भी मैं कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है या किसी दूसरी फील्ड में मैं इससे कहीं ज़्यादा कमा सकता हूँ, क्योंकि वह एक प्रतिभावान छात्र था। पढ़ने लिखने में सभी क्लासमेट हो या स्कूल या कॉलेज सब जगह पे वो अव्वल आया, लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं
कि मैं पढ़ाई जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से मैं नौकरी के लिए भी उतना ही अव्वल रहूँ। ये उसने अपने आप से अपेक्षा नहीं रखी और जो मिल गया वही पा लिया। ज्योति और असलम की ही तरह हम में से अधिकांश लोग खुद से बहुत कम अपेक्षा रखते हैं। शायद साहस की कमी या अपनी क्षमता को ना पहचानने की वजह से हम स्वयं से यथार्थवादी अपेक्षाएं नहीं रख पाते हैं। स्वयं से कम अपेक्षाएं अधिक खतरनाक, अधिक प्रचलित और असफलता के लिए अधिक जिम्मेदार होती है। यह संभव है कि अगर ज्योति और असलम ने खुद से इतनी कम अपेक्षाएं नहीं रखी होती तो वे समाज और खुद के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होते। इसके अलावा जो लोग खुद से कम अपेक्षा रखते हैं उन्हें अपनी परिस्थिति सुधारने में भी मुश्किल आती है। भले ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, जीवन में हर काम का एक सही समय होता है। ये सच है, हर काम का एक अलग समय होता है। चाहे आपकी आंतरिक क्षमता कितनी भी अधिक हो, जब तक यह सही समय पर और सही पृष्ठभूमि में उपलब्ध ना हो तब तक यह बर्बाद हो जाएगी। खुद से कम अपेक्षा रखने के कारण ऊर्जा भी कम हो जाती है। अगर हम पहले दिए उदाहरण में देखें तो अगर असलम अपनी बुद्धि के स्तर को कम नहीं करता तो वह पोस्टमैन के रूप में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। इसी तरह ज्योति को बैंक क्लर्क के रूप में ठीक से काम करने के लिए संगीत को भूलने की ज़रूरत पड़ी। जो लोग खुद से कम अपेक्षाएं रखते हैं उनके साथ समस्या यह है कि वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने खुद से अधिक अपेक्षा रखी तो बाद में उन्हें कुंठा हो सकती है। वे डरते हैं कि उनके पास जो कुछ है वे उसे भी गंवा सकते हैं। इसीलिए लोग खुद से कम अपेक्षाएं रखते हैं। वे इस तरह व्यवहार करने को सुरक्षित मानते हैं, परंतु विसंगति यह है कि यही व्यवहार अंततः उनकी असफलता का कारण बन जाता है। इसके विपरीत कई लोग खुद से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, जिसके कारण वे आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपने से अधिक योग्य लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं। इसलिए ज़्यादातर असफल लोग वही होते हैं जो खुद से बहुत कम अपेक्षा रखते हैं। जो लोग निम्न मध्यम वर्गीय जीवन जीते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं और अपना पूरा जीवन नीरस काम करने में बिता देते हैं, अक्सर वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने खुद से सही अपेक्षाएं नहीं रखी। दोस्तों, अगर आप अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो आप मुझे बताइए कि आप पाएंगे क्या? आप खुद से जितनी अपेक्षा रखेंगे उतना ही आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी तरह से देख लीजिए, क्योंकि जितनी आपकी बुद्धि चलेगी उतना ही आप पाएंगे और बुद्धि का विकास होना बहुत आवश्यक है। हम अपेक्षाएं उतनी रखते नहीं हैं तो मिलेगा कैसे? बेचैनी, ये 11वां कारण है। बेचैनी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। तनाव, डर, कमर दर्द, सिर दर्द, गले का दर्द, बदन दर्द, अनिद्रा, अपच, अल्सर, कब्ज, ब्लड प्रेशर, एनीमिया आदि आम बीमारियां हैं जो लोगों को होती हैं। इतनी बीमारियां हैं जो बेचैनी के कारण होती है और लोगों को होती है। तनाव, डर, कमर दर्द, सिर दर्द, गले का दर्द, बदन दर्द, अनिद्रा, अपच, अल्सर, कब्ज, ब्लड प्रेशर, एनीमिया आदि आम बीमारियां हैं जो लोगों को होती है। मेरे विचार से उन लोगों को ठेस पहुंचेंगी, परंतु सच्चाई यह है कि ये सारी बीमारियां उन्हें खुद मोल ली है। उन्होंने ये सारी बीमारियां खुद मोल ली है। ये बीमारियां अपने आप में स्थायी नहीं हैं। ये स्थायी इसलिए बन जाती है क्योंकि लोग उन्हें अपने से दूर जाने की अनुमति ही नहीं देते हैं। उन्हें चाहे कितना ही आराम मिल जाए, परंतु वे बेचैन बने रहना पसंद करते हैं। बेचैनी की मानसिक अवस्था को कुछ लोग भिन्न भिन्न कारणों से अपना लेते हैं। बेचैनी का कारण चाहे जो हो,
यह किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल बना देती है। जीवन बहुत सी चुनौतियां देता है जो तनाव उत्पन्न करती है, इसलिए बेचैनी होना भी स्वाभाविक है। परंतु यह याद रखना चाहिए कि बेचैनी असफलता का कारण है, क्योंकि अगर व्यक्ति चाहे तो वह अपनी भावना को नियंत्रित कर सकता है। इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग बेचैनी से मुकाबला करने के बजाय इसके जाल में फंस जाते हैं। मुकाबला नहीं करते, उसके जाल में फंस जाते हैं और अपने प्रयास की कमी तथा असफलता के लिए इसे दोष देते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं, जीवन बिता देते हैं। बेचैन व्यक्ति न सिर्फ अपनी जिंदगी को दुखमय बनाता है, बल्कि वह अपने आसपास के माहौल और व्यक्तियों को भी तनावग्रस्त करता है। अगर आप स्थायी बेचैनी के शिकार हैं, तो बुद्धिमान और योग्य होने के बावजूद आपको अधिक असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। प्रदीप बनर्जी कोलकाता की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मध्यम स्तर का मैनेजर है। उसकी आदत है कि वह एक काम को पूरा किए बिना ही दूसरा काम शुरू कर देता है। वह शांति से 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता। वह ऑफिस में चारों तरफ लगातार भागता रहता है। उसकी खाने की आदतें भी अजीब है। वह या तो बहुत चीज़ें भूल जाता है और विषय से हटकर चर्चाएं करता है। हर समय उसकी टेबल पर अधूरे कामों की संख्या पूरे हो चुके कामों की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि लोग आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो कामों की जो संख्या होगी, जो ना होने वाले जो काम होंगे कि आज का जो काम हमने नहीं किया है तो कल का काम भी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, और उसकी जो संख्या है वो उन कामों से ज़्यादा हो जाएगी जो करने वाले हम काम हैं। क्योंकि ये काम हमने आज नहीं किया है तो वो उस काम को जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो काम होगा नहीं, क्योंकि उसको हमें करना ही होगा। आज करें तो हमें करना होगा, कल करें तो करना होगा। तो आज ही करो, अभी करो, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो अभी। तो अभी करो, कल पर उसको छोड़ो नहीं। हर समय उसकी टेबल पर अधूरे कामों की संख्या पूरे हो चुके कामों की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है। वह ऑफिस के लोगों पर बेवजह चिल्लाता रहता है, परंतु अपने अधीनस्थों की साफ नज़र आने वाली गलतियों को नहीं देख पाता। उसके ऑफिस आने जाने का समय भी बहुत अनियमित है। वह कम से कम 1 घंटे की देरी से ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस का समय पूरा होने के 2 से 4 घंटे बाद तक वहां रुकता है। अक्सर वह छुट्टियों के दिन भी किसी महत्वपूर्ण काम को निपटाने के लिए ऑफिस जाता है, परंतु उस काम को किए बिना ही वह वापस लौट आता है। उसे लगता है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है और परिस्थितियां उसे प्रगति करने से रोक रही है। उसकी पत्नी यूं तो शांत रहती है, परंतु प्रदीप के घर में आते ही वह तनाव में आ जाती है। प्रदीप हर समय उतावला और बेचैन रहता है, चाहे यह लिफ्ट का इंतज़ार हो, अपने अधीनस्थों द्वारा किसी काम को पूरा करने का इंतज़ार हो या भोजन का इंतज़ार हो। कहीं जाते समय भी उसे वहां पहुंचने की हड़बड़ी रहती है। वह उम्मीद करता है कि लोग उसके मन की बात समझ जाएंगे। वह ऐसे काम करना चाहता है जिसके बारे में उसके सहयोगी सोच भी नहीं सकते, परंतु अंततः वह अपने रोज़मर्रा के काम भी पूरे नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसे छुट्टियों की ज़रूरत है, इसलिए कभी कभार वह अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन की सैर करने जाता है, परंतु वहां पहुंचते ही वह वापस लौटने की जल्दी मचाने लगता है। वह दिन भर व्यस्त रहता है और यह सिलसिला पूरे साल चलता रहता है। वह अपने अधीनस्थों और परिवार को पूरी तरह व्यस्त रखता है, परंतु इसके बावजूद उसके जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है। स्टाफ के लोग उसे नापसंद करते हैं, सहयोगी उसे कतराते हैं,
सहयोगी उससे कतराते हैं, बॉस परेशान रहते हैं और उसके परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं। उनकी असंतुष्टि प्रदीप को नज़र आ जाती है और इस वजह से वह बेचैन हो जाता है तथा ज़्यादा बड़ी गलतियां करता है। परंतु मन ही मन वह सोचता है कि वह मेहनती है, निष्ठावान है और किसी महत्वपूर्ण चीज़ को हासिल करने के लिए कृत संकल्प है। दोस्तों, जब आपको लगेगा कि परिवार के लोग हमसे नफरत करते हैं, रिश्तेदार हमसे नफरत करते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां के जो सहयोगी है, स्टाफ है, बॉस है, वो सब हमसे उस निगाह से देखते हैं जो एक नफ़रत भरी निगाह होती है, तो व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। अगर उसने समझ लिया तो फ़ायदा है, नहीं तो व्यक्ति जब नेगेटिव सोचता है तो या तो वो किसी चीज़ का आदी हो जाता है, नशा करने जाता है, बार में चला जाता है, फिल्में तो नहीं देखता है लेकिन नशा करने ज़रूर लग जाता है। इस वजह से अगर वो नशा करता है तो अनिद्रा का भी शिकार हो जाता है। रोज़ वो लेट सोएगा तो लेट उठेगा। तो इस वजह से प्रदीप का भी यही हाल है। रमानी की ये पहला उदाहरण था कारण 11 का, और ये दूसरा उदाहरण है। रमानी की उम्र लगभग 45 साल है। वह बहुत मुखर महिला है और अपने आसपास के लोगों पर लगातार चिल्लाती रहती है। मुखर महिला है, उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पाते हैं और हर व्यक्ति उससे गलत तरीके से व्यवहार करता है। उसके घर पर 24 घंटे की नौकरानी लगी हुई है, परंतु इसके बावजूद वह हमेशा घरेलू कामों में व्यस्त रहती है। वह किसी योजना या क्रम से काम नहीं करती और अक्सर कामों को मिला देती है। वह किसी योजना या क्रम से काम नहीं करती और अक्सर कामों को मिला देती है। इस वजह से घर में सामान इधर उधर हो जाता है। वह अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उत्सुक है और अपने घर की जिम्मेदारी संभालना चाहती है, परंतु अपने बेचैन व्यवहार की वजह से असफल हो जाती है। उसे अक्सर लगता है कि वह बीमार है, हालांकि मेडिकल चेकअप कराने पर सब कुछ सामान्य निकलता है। आइए हम इन दोनों प्रकरणों का विश्लेषण करें। प्रदीप और रामानी दोनों में ही उनके कामों को पूरा करने की मूलभूत योग्यता है। उनसे कम योग्य या आधी क्षमता वाले लोग भी उनसे बेहतर तरीके से काम करते हैं। प्रदीप और रामानी की असफलता की वजह समझना आसान है। वे स्थायी बेचैनी के शिकार हैं। इस रोग का उपचार करने की कोशिश करने के बजाय वे ऐसे काम करते हैं जो उनके बेचैन व्यवहार को और बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। बेचैनी की वजह से असफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। सब कुछ इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। थोड़ी बहुत बेचैनी लाभदायक होती है और प्रदर्शन को सुधार सकती है। यह लोगों को अहंकार से बचाती है और किसी काम को गंभीरता से पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। बहरहाल बेचैनी सीमा में ही रहना चाहिए। बेचैनी उसकी सीमा में ही रहना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। अगर यह सामान्य सीमा लांघ जाए, जैसा हमने प्रदीप और रमानी के मामलों में देखा, तो यह प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर जो प्रकरण दिए गए हैं वे बहुत गंभीर हैं। हो सकता है हम उस हद तक बेचैन न हो, परंतु हम सबसे थोड़ी बहुत बेचैनी तो होती ही है। हम सब में थोड़ी बहुत बेचैनी तो होती ही है। अपने व्यवहार का सामान्य विश्लेषण करने के बाद हम जान जाएंगे कि बड़े या महत्वपूर्ण काम करते समय हम ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। जब हम परीक्षा में बैठते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं
या मूल्यांकन के अन्य मौके आते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम बेचैन होने के बजाय शांत रहें तो हम ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें इस बात का जितनी जल्दी एहसास हो जाए उतना ही बेहतर है। जितनी जल्दी हम समझ जाए इस बेचैनी को उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिल सकती है। जो असफल होने के जो परिणाम है वो सफलता में बदल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी हो सकता है जब हम उसको अच्छे से समझ लें। ये पछताने की आदत ये 12वां कारण है, और ये बहुत अच्छा कारण है जो इन्होंने बताया है कि पछताने की आदत ये भी 100 में से 95% लोगों को पछताने की आदत होती है। काम करने के बाद सोचते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मुंह पर मना नहीं करते हैं और हाँ कर देते हैं। बाद में पछताते हैं ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये भी एक असफलता का एक कारण है। जो लोग अपने हर काम पर आदतन पछताते हैं वे सकारात्मक सोचने वाले लोगों की तुलना में जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। ये सत्य है, क्योंकि इस तरह के लोग अपने किए गए कामों को महत्वहीन मानते हैं और ना किए गए कामों के बारे में पछताते हैं। वे हर दिन हर काम के बाद हमेशा पछताते रहते हैं। जैसा मैंने बताया, कारण पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वो काम ही ना करो जिसको आपको पछताना पड़े। लोगों को मालूम होता है कि ये करने से मैं या तो असफल हो जाऊंगा या तो लोग मुझे गलत निगाह से देखेंगे, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो पहले ही ना करो। उससे क्या है, आपका दिन खराब नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप हर काम को सही ढंग से कर पाएंगे। वे हर दिन हर काम के बाद हमेशा पछताते रहते हैं। जो लोग अपने कामों पर पछताते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें अपनी बात अलग तरह से कहना चाहिए थी, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहिए थी, उन्हें दूसरी तरह के कपड़े खरीदना चाहिए थे, उन्हें अपना घर किसी दूसरी जगह पर अलग डिज़ाइन से बनवाना चाहिए था, उन्हें ज़्यादा बड़ा मकान खरीदना चाहिए था, उन्हें अपने करियर के लिए कोई अलग क्षेत्र चुनना चाहिए था, उन्हें किसी और कंपनी में काम करना चाहिए था। ये सब पछताने वाली बातें हैं कि ये चाहिए था। हर काम पर पछताना असफलता का उपजाऊ स्रोत है, क्योंकि इससे लोग दुखी हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। कई लोग यह तर्क देते हैं कि जब तक आपको अपने कामों में कमी ना दिखे तब तक आत्म सुधार संभव नहीं है। ये सच है, क्योंकि आपको अपने काम करने का जो तरीका है उसको सुधारना होगा। सुधारना चाहिए नहीं, उसको सुधारना होगा, और जितनी जल्दी इस बात को आप समझ जाए उतना आपके लिए अच्छा है। कभी कभार तो इस तरह की अपूर्णता की भावना या सुधार की आवश्यकता महसूस होना उचित है, परंतु इसका आदत बनना ठीक नहीं है। जो लोग अपने सभी कामों पर पछताते हैं वे असंतुष्ट जिंदगी बिताते हैं और किसी तरह का सुधार नहीं कर पाते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करते हैं। कैसे? आइए मैं एक केस स्टडी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। अंजन चौधरी कुरुक्षेत्र का इंजीनियरिंग स्नातक है, इंजीनियरिंग का छात्र है। वह हमेशा इस बात पर पछताता है कि उसने अपने मित्रों की तरह कानून या कॉमर्स की पढ़ाई नहीं की। बताइए, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, इंजीनियरिंग का छात्र है, फिर भी पछताता है कि वह कॉमर्स का छात्र नहीं है। उसने अपने मित्रों की तरह कानून या कॉमर्स की पढ़ाई नहीं की, बल्कि इंजीनियरिंग करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसे लगता है कि अगर उसे इंजीनियरिंग करना ही थी तो उसे इसकी पढ़ाई किसी
क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के बजाय किसी प्रतिष्ठित संस्था में करना चाहिए थी। चूंकि वह गलत विषय चुनने के कारण निराश था, इसलिए उसने पढ़ाई में कभी ज़्यादा रुचि नहीं ली। सिर्फ कुछ टीचर्स के उदार सहयोग की वजह से ही उसे डिग्री हासिल हो गई या डिग्री मिल गई। उसके